सातवें चरण के चुनाव मैदान में बूथ पर जो ईवीएम जानी थी वो 26 तारीख को मुहर लग गया। 27 तारीख को लिस्ट जारी हो गई थी कि फला ईवीएम फला बूथ पर, फला ईवीएम फला बूथ पर, फला ईवीएम फला बूथ पर जाएगी। अर्थात बूथ वाइज ईवीएम निर्धारित कर दिया गया था। चुनाव आयोग के पास यह रिपोर्ट भेज दी गई थी कि इस गांव में इस बूथ पर इतने लोग भाजपाई है, इतने लोग सपाई हैं, इतने लोग मुसलमान हैं, इतने लोग अहिर हैं, इतने लोग कुर्मी हैं, इतने लोग गरेड़िया है। ये सारा डेटा भाजपा के लोगों के पास था और यह डेटा भाजपाइयों ने आरएसएस के माध्यम से मुख्य चुनाव आयोग के पास भेज दिया था। नमस्कार, मैं आप सबका प्यारा दोस्त डॉक्टर आर.एस. पटेल। जय सरदार, जय संविधान, जय भीम। मैं आप सबका प्यारा दोस्त डॉक्टर आर.एस. पटेल आज तमाम विषयों पर फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सभी से बात करने के लिए हाजिर हूं। बहुत दिनों बाद आप तमाम प्यारे साथियों के बीच, फेसबुक मित्रों के बीच, फेसबुक लाइव पर आप सबके बीच हाजिर हूं। तमाम विषयों पर बातचीत करने से पहले अपने महापुरुषों को नमन करता हूं। महापुरुषों को नमन करने के क्रम में महामना ज्योतिबा फूले साहब, माता सावित्रीबाई फूले, माता फातिमा शेख, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, राष्ट्र निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जगदेव बाबू कुशवाहा, पेरियार ललई यादव, मामला रामस्वरूप वर्मा साहब, मान्यवर कांसीराम, डॉक्टर सोनीलाल पटेल समेत सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। सीधे आप सबसे जुड़ रहा हूं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। वीरेंद्र जी जय सरदार, जय संविधान। दिनेश कुमार जी जय सरदार। गौतम जी जय सरदार। अमृत लाल जी जय सरदार, जय संविधान। आप सभी साथियों को, अभिषेक कुमार जी जय सरदार, जय संविधान। जितेंद्र कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद पटेल साहब जय सरदार। वीरेंद्र भाई धन्यवाद। आपके अपेक्षा पर हम चुनाव जीतकर खड़े नहीं हो पाए, हम खुद शर्मिंदित हैं। आप तमाम साथियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं। आप सभी जो साथी फेसबुक लाइव पर हाजिर हैं, आप सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त कर रहा हूं। आप सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त कर रहा हूं। आज 2-3 विषयों पर बातचीत करने के लिए आप सबके बीच फेसबुक लाइव पर हाजिर हूं। मनीष जी जय जोहार। सुभाष पटेल साहब नमस्कार। अखिलेश यादव जी जय सरदार। जय कमीरा, जय समाजवाद। दिनेश पटेल जी जय सरदार। अमृतलाल जी जय सरदार। वीरेंद्र प्रताप राजभर जी जय 85, जय मूल निवासी। गौतम सिंह पटेल लिख रहे हैं, चुनाव भले ही हारे हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारा है, संघर्ष जारी रहेगा। चुनाव तो नहीं हारे, आप सबका दिल जीतने की कोशिश किया है, आप सबने साथ दिया, इसलिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। चुनाव आज हारा है, कल जीतेंगे। बस हम लोग चुनाव तो लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की दुश्मन है, भारतीय संविधान की दुश्मन है। हमारे चुनाव लड़ने का आशय अपने देश के युवाओं, नौजवानों को, उनकी आवाज को वास्तविक रूप से धरातल पर उठाने के लिए चुनाव लड़ने आया था। हालांकि चुनार की जनता ने जो भी आशीर्वाद दिया,
मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। बस एक आशय था, एक अपेक्षा थी कि सड़क के संघर्ष को अखिलेश यादव जी ने कहा था कि डॉक्टर साहब आपको चुनाव लड़के चुनाव जीतकर सड़क के आंदोलन को सदन में पहुंचाना बहुत जरूरी है। आप सबके बीच में लड़ा, आप सबने प्यार भी दिया, लेकिन हम सफल नहीं हुए। दुखी तो सब हैं, लेकिन हिम्मत बुलंद है। आइए 3-4 मुख्य बिंदुओं पर हम बात करते हैं। आज जिन मुद्दों को लेकर के मैं आप सबके बीच में फेसबुक लाइव आया हूं, उन मुद्दों पर चर्चा बेहद जरूरी है। असल में मुझे 8 दिन का केवल चुनाव लड़ने के लिए समय मिला। क्षेत्र नया था। 8 दिन में न तो हम लोगों को समझ पाए, न तो लोग हमें समझ पाए। 8 दिन में लोगों के दिल में जगह बनाने का समय तो मिला, लेकिन लोग हमें समझ नहीं पाए या हम लोगों को समझ नहीं पाए, इसका अंतर रह गया। 10 दिन का और मौका मिला होता तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप सबका भाई आप सबके अपेक्षा पर खरा उतरता और आपकी आवाज सदन में जरूर लेके पहुंचता। कोई नहीं, अभी आप सबने हमें सड़क पर लड़ने के लिए जिम्मेदारी दिया है, तो अभी मैं सड़क पर लड़ूंगा। आप सबके साथ सड़क पर लड़ने के लिए आप सबकी अपेक्षा भी सड़क पर लड़ाई लड़ाने की जरूरत थी, इसलिए अभी सदन में नहीं जा सका। लेकिन सड़क की लड़ाई अब पहले से भी ज्यादा मजबूती से लड़ा जाएगा। आप सबका प्यार और सहयोग मिला तो सड़क की लड़ाई पहले से और ज्यादा मजबूती से लड़ने का काम करूंगा। आज जिस मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आप सबके बीच फेसबुक लाइव आया हूं, वह मुद्दा है 2022 चुनाव में बीजेपी की रणनीति या सातिरपना का खुलासा करूंगा आप सबके बीच। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की हालत उत्तर प्रदेश चुनाव में बहुत खराब थी। कहीं भी कोई रैली भारतीय जनता पार्टी की सफल नहीं हो रही थी। समाजवादी पार्टी के गठबंधन के कार्यक्रम में लगातार लाखों लाख लोगों का रैला आता था, लेकिन क्या कमी रह गई कि समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव हार गए। समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लोग मैक्सिमम चुनाव हारे। ये प्रबंधन की कमी या समझदारी की कमी या भारतीय जनता पार्टी के सातिरपना के सामने हम लोग मजबूती नहीं दे पाए। वो बात मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूं। आप सबको मालूम है, चुनाव से पहले 10 विधायकों का आवास आवंटित कर दिया भाजपा के लोगों ने। चुनाव हुआ, रिजल्ट नहीं आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने उत्तर प्रदेश के विधायक आवास में 10 विधायकों का चुनाव परिणाम आने से 2 दिन पहले ही आवास आवंटित कर दिया। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह मीडिया कह रही है, यह वही मीडिया बता रही है। देश के अधिकारियों से बात हुआ, उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के निर्देश पर 10 विधायकों का आवास आवंटन चुनाव परिणाम आने से पहले कर दिया गया। तो सवाल है कि क्या भाजपा के लोगों को पहले से यह पता था कि उनके लोग चुनाव जीत के आ रहे हैं? तो क्या भाजपा के लोग चुनाव लड़ने का केवल ढकोसला किए? क्या यह मैच फिक्स था? क्या चुनाव बहुमत से सरकार बनाने के लिए भाजपा की कोई रणनीति थी? यह सवाल है। 10 विधायकों का आवास आवंटन 8 तारीख को था। उसके बाद
दर्जनों विधायकों की आवास आवंटन 9 तारीख को भाजपाइयों ने कर दिया। सवाल है, सवाल 5 साल पूछूंगा, सड़क पे लड़ूंगा और इतना आसानी से इनको सफल नहीं होने देंगे। इनके गलत मंसूबे को सदन में सफल नहीं होने देंगे। सड़क पर सवाल करते रहेंगे हम लोग। दूसरा सवाल है, ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का डेटा उठा के देखिए तो 1,18,000 या 1,10,000 के आसपास इन लोगों ने मत प्राप्त किया है। पूरे प्रदेश में बहुतायत जो विधायक इनके बने हैं, इन्होंने 1,18,000 का मत प्राप्त किया अथवा 1,10,000 के आसपास इनके विधायकों को मत प्राप्त हुआ। क्या यह प्रयोग है या संयोग है? यह सवाल उठाना पड़ेगा हम लोगों को कि क्या यह पहले से फिक्स था कि 1,18,000 के आसपास ही इनके जो विधायक जीतेंगे उनको वोट प्राप्त होगा अथवा 1,10,000 के आसपास वोट प्रतिशत प्राप्त होगा। मैं चुनार विधानसभा के जो विधायक चुने गए हैं 1,10,000 के आसपास उन्होंने वोट प्रतिशत प्राप्त किया है। मिर्जापुर सदर विधायक 1,18,000, बनारस में रोहनिया विधायक 1,18,000 के आसपास। सवाल है, इस सवाल को आप सबको पूछना चाहिए। 5 साल चुप नहीं रहना मेरे मित्रों, सवाल आज से शुरू करना है। दूसरा सवाल है, ईवीएम को 26 तारीख तक 7वें चरण के चुनाव मैदान में बूथ पर जो ईवीएम जानी थी वो 26 तारीख को मुहर लग गया। 27 तारीख को लिस्ट जारी हो गई थी कि फला ईवीएम फला बूथ पर, फला ईवीएम फला बूथ पर, फला ईवीएम फला बूथ पर जाएगी। अर्थात बूथ वाइज ईवीएम निर्धारित कर दिया गया था। बूथ वाइज 27 फरवरी तक के पहले ईवीएम निर्धारित कर दिया गया था। मैं सवाल पूछता हूं कि आखिर रेंडमली ईवीएम हर जगह क्यों नहीं भेजी गई? निर्धारित क्यों था? यह ईवीएम निर्धारित क्यों था कि यह ईवीएम फलाने बूथ पर जाएगी, यह ईवीएम फलाने बूथ पर जाएगी? उसका मैं आप सबको दावे के साथ बता रहा हूं, लोकतंत्र की हत्या की गई है ईवीएम के माध्यम से। हम आपको अगली बात बता रहे हैं, समझिए। भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख, आरएसएस का पन्ना प्रमुख और बूथ प्रभारियों की भारतीय जनता पार्टी के 20 लोगों का प्रमुख, यानी आरएसएस का 20 लोगों का पन्ना प्रमुख, 20 परिवारों का, भाजपा का 20 परिवारों का पन्ना प्रमुख और बूथ कमेटी के 20 परिवारों का बूथ कमेटी, कुल मिला के एक बूथ पर 60 परिवारों को जोड़ने का बहुत अच्छा नायाब तरीका भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तैयार किया था। हम इसकी सराहना करते हैं, लेकिन इन्हीं कमेटी के माध्यम से भाजपा के लोगों ने गांव के गांव में कौन भाजपाई है, कौन बसपाई है, कौन सपाई है, किस जाति का कौन है, किस जाति का कितना वोट है, किस जाति का किस बूथ पर कितना वोट है, किस गांव में कितना वोट है, इसका डेटा तैयार करके आरएसएस के पास 3 महीना पहले भेज दिया था। हर बूथ पर, हर घर में, एक घर में कौन भाजपाई है, उसी घर में कौन भाई सपाई है, इतना तक डेटा तैयार करके भाजपा के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय भेज दिया था। मुख्यालय से चुनाव आयोग के पास यह रिपोर्ट भेज दी गई थी कि इस गांव में, इस बूथ पर
इतने लोग भाजपाई है, इतने लोग सपाई हैं, इतने लोग मुसलमान हैं, इतने लोग अहिर हैं, इतने लोग कुर्मी हैं, इतने लोग गरेड़िया है। ये सारा डेटा भाजपा के लोगों के पास था और यह डेटा भाजपाइयों ने आरएसएस के माध्यम से मुख्य चुनाव आयोग के पास भेज दिया था, जिसका परिणाम रहा कि ईवीएम रैंडमली बूथ पर भेजने के बजाय इन लोगों ने ईवीएम निर्धारित कर दिया था कि यह ईवीएम इस बूथ पर जाएगा। जिस बूथ के लिए जो ईवीएम निर्धारित था वह ईवीएम दूसरे बूथ पे नहीं ले जाई जा सकती थी। आखिर क्यों नहीं सकती? क्योंकि बीच से लाइव को मेरे इंटरप्ट किया जा रहा है आरएसएस के लोगों द्वारा। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, इस फेसबुक लाइव को। साथियों, मैं सवाल करना चाहता हूं, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जब बैलेट से चुनाव होता है तो भाजपा हार जाती है, ईवीएम से चुनाव होता है तो भाजपा जीत जाती है, इसके पीछे का राज क्या है? सवाल पूछना जरूरी है। जब पंचायत चुनाव था, जिला पंचायत चुनाव, तो इसी बनारस की बात बता रहा हूं, 49 जिला पंचायत सेक्टरों में भारतीय जनता पार्टी केवल 4 जिला पंचायत सदस्य जीतती है और 43 जिला पंचायत सेक्टर हार जाती है। लेकिन जब ईवीएम से विधानसभा चुनाव होता है तो इनके प्रत्याशी 1,18,000 वोटों से जीतते हैं। मैं सवाल करता हूं, इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग पर को कटघरे में खड़ा करता हूं, अगर इतना ही निष्पक्ष हो तुम लोग भैया तो एक चुनाव बैलेट पेपर से करवा लो, एक चुनाव बैलेट पेपर से करवा लो। करवाने में पीछे क्यों जा रहे हो? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक विधानसभा या ये आने वाला लोकसभा बैलेट पेपर से करवा लो भाजपाइयों। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, तुम्हारा बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा, तुम हार जाओगे, तुम वापस बैरंग लौट जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक चुनाव ईवीएम को साइड करके बैलेट पेपर से करा के देख लो। प्यारे साथियों, मैं पुनः चुनार की जनता, हृदय प्रिय स्वाभिमानी जनता का आभार व्यक्त करता हूं। 8 दिन में हमें चुनाव लड़ने का केवल मौका मिला। 8 दिन में आप सबने इतना प्यार दिया, 63,000 वोट हमें आप लोगों ने दिया। हमारे विधानसभा चुनाव में हमारे प्रचार के लिए कोई भी बड़ा नेता नहीं आया, हमारी जनता ने चुनाव लड़ा है। जबकि तमाम विरोधाभास लोगों ने किया, उसके बाद भी तमाम तरह की गंदी हरकतें अनुराग एंड भाजपाइयों ने चलाया, उसके बाद भी हमारे साथियों ने 63,000 वोट प्राप्त किया है। यह हमारे लिए कम नहीं है। हम कहते हैं हम लोग जीते हैं। 5 साल अनुराग सिंह ने चुनाव की तैयारी किया है,
1,10,000 वोट पाए हो और 8 दिन की चुनाव तैयारी लड़ करके हम लोग 63,000 वोट पाए हैं, तो हम चुनाव हारे नहीं हैं, हम चुनाव जीते हैं साथियों। इसलिए चुनाव की स्वाभिमानी जनता, आपका बेटा, आपका भाई 5 साल आपके लिए लड़ेगा और आपके स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।